Okay, so now let's discuss again the mock test GS paper 2. Few questions on what we can categorize them as governance and the social justice. Implementation of law and various problems, that is one portion of governance. So it is given crime against women increasing. So what is the role of National Women Commission, and relevance is questionable. महिला आयोग के प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करती हैं. अगेन मैंने बोला ये स्टेटमेंट है, ये मत कह देना कि हाँ हाँ महिला आयोग तो अप्रासंगिक है, यूजलेस है. नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. महिला आयोग इज डूइंग ग्रेट, बट डेफिनेटली दे नीड टू डू मच मोर. बट इस बात को समझिए, कोई भी आयोग हो, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण वाला, SC ST OBC आयोग, देयर जॉब इज डिफाइंड. उनका काम फिक्स है. जैसे ये तो स्टेट्यूटरी कमीशन है, नेशनल वुमेन कमीशन. So law has given them what they will do, and law has given them what they will not do. They will not do. All these things are part of human rights, fundamental rights. Because when it is about women and children, our constitution is very clear that they should have equal fundamental rights, dignity, human rights, like any other person in India. Violence against women in India is a social phenomenon. Crime rate is definitely not very high like US, but very high in any way. And different kinds of crimes are committed against women, as we can see from the NCRB data. NCRB data. डेटा तो आपको याद होगा नहीं, इतना कोई जरूरत नहीं है. अब इसमें यह है कि कैसे क्या NCW कर सकता है, भूमिका और कार्य बता देना है. So now you have to write NCW का all the details. What is their role according to law? What are their functions according to law? And then you have to tell what new things you can think of, जो कि नेशनल वुमेन कमीशन को करना चाहिए. बट ध्यान रखिएगा, नेशनल वुमेन कमीशन वही करेगी जितना आप उसको पावर देंगे. तो या तो आप ये कहो कि लॉ शुड बी चेंज्ड, और NCW एक्ट हैज टू बी गिवन मोर टीथ, क्योंकि बिना लॉ बदले उसका पावर तो बढ़ा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते. ठीक है, तो इन सब बातों को प्रैक्टिकलिटी से इसको डील करना है. ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आए उसी में बहाव में बह गए, कुछ भी इमोशनली सरचार्ज होके लिखने लगे. ऐसे एटीट्यूड से फिर जीएस में नंबर बिल्कुल नहीं आने वाला है. वी हैव टू बी, ये बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट वाला सोल्यूशन दीजिए. बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनरी सोल्यूशन NCW को एकदम से पार्लियामेंट्री स्टेटस मत दे दीजिए. NCW को पुलिस मत बना दीजिए. NCW को आप यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली मत बना दीजिए. एक बॉडी है, हमारी सोसाइटी में कुछ दिक्कतें हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेके, वो जीरो होना चाहिए. उसमें NCW का एक सिग्निफिकेंट रोल हो सकता है, लेकिन NCW कोई भगवान नहीं है जो कि वो अकेले सारा क्राइम रोक देगा. महिलाओं के खिलाफ क्राइम होने में सोसाइटी, पुलिस, जुडिशियल लैक, है ना, ये सब चीज़ों का योगदान है. NCW का जो ऑफिशियल काम है आप उसको लिखिए, और उसमें जो पॉसिबल चेंजेस आप देखते हैं आप उसको बता दीजिए. दिस इज व्हाट इज नीडेड इन दिस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, तो इस पे हम लोग बहुत ध्यान नहीं देते. जनहित की रक्षा हेतु कॉरपोरेट गवर्नेंस में सुधार की आवश्यकता है. ठीक है, एक सुटेबल एग्जाम्पल से आप बताइए भाई कैसे.
अब 3-4 चीजें तो इस कंटेंट में फिक्स है। पहला ये है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस दीज डेज इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया। प्राइवेट सेक्टर हर जगह रेलिवेंट हो गया है। प्राइवेट सेक्टर डिफेंस में भी है, प्राइवेट सेक्टर हाईवे में भी है, प्राइवेट सेक्टर पोर्ट में भी है, प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज में तो है ही है, हमेशा से था। जो नई चीज आई है वो है वॉल्यूम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर का जो कैपेसिटी, टर्नओवर है और एम्प्लॉयमेंट देने की कैपेसिटी, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और प्राइवेट सेक्टर से गलतफहमी ये होती है लोगों को कि प्राइवेट सेक्टर में कोई एक आदमी मालिक है, जैसे अंबानी रिलायंस के मालिक हैं, तो वो जो चाहेंगे ऐसे ही होगा, बल्कि ऐसा नहीं है। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज which a private company, private sector, private directors, private banks have to follow because they are systemically important. Systemically important. So we have company law, we have competition act, we have SEBI, you know, we have other such organizations which not only regulate, even RBI for FII, FDI and all those things. तो ये सभी लोगों का काम है, जिम्मेदारी है कि कंपनियां सही से चलें। नाउ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो करेंट स्ट्रक्चर है इंडिया में, वो पूरी तरीके से कैपेबल नहीं हो पा रहा है। किस बारे में? हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो चोरी रोक लेगा। देखो, चोरी तो धरती पे कहीं नहीं रुकने वाली। पुलिस है तो क्या चोरी नहीं होती है? सरकार है तो क्या डकैती नहीं होती? कुछ चीजें तो हमेशा होनी ही होनी है। दैट विल नेवर बी एंड ऑफ द थिंग्स। मेन इश्यू ये है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है कि जो फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, इनसाइडर ट्रेडिंग है, शेयर प्लेजिंग है, ठीक है, जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो ऑफशोर अकाउंट में डाइवर्ट करना है ना, ब्लैक मनी का इश्यू है। इन सारी चीजों को जल्दी से जल्दी पता लगा के उनको रेक्टिफाई कर देना, दूर कर देना। हमारे गवर्नेंस की दिक्कत है कि ये बहुत लेट जगता है। हमारा सिस्टम अभी ऐसा नहीं है कि जो भी फॉल्ट हो रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में उसको पहले स्टेज पे पकड़े, पहले स्टेज पे पकड़े। तो ये सारी दिक्कत है। विसल ब्लोअर एक्ट बनाया हमने। विसल ब्लोअर एक्ट हमारा काम बहुत नहीं करता है। उसके पीछे रीजन है कि विसल ब्लोअर्स को जो सिस्टेमिक सपोर्ट मिलना चाहिए, जैसे यूएस वगैरह में है, विटनेस प्रोटेक्शन लॉ कहते हैं वहां पे, उस तरीके का सिस्टम हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ नहीं, ठीक है। और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कई बार हमारे ऑडिटर्स इनकेपेबल हैं, और ऑडिटर्स को ऑडिट नहीं होना एक दूसरी प्रॉब्लम आ रही है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। उदय कोटक कमेटी का आप नाम लिख सकते हैं। किसने बताया था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाइए, ये बनाइए? कुछ चीजें काफी बदली हैं। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, सेबी, आरबीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, NCLAT, इन लोगों का कैपेबिलिटी इनहैंस करना होगा। विदाउट कैपेसिटी इंक्रीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस आप नहीं बदल सकते। सेकंड, विसल ब्लोअर लॉ को हमें फिर से दोबारा रेक्टिफाई करने की जरूरत है, रेक्टिफाई करने की जरूरत है। तीसरा, हमें कुछ बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट जो है, ब्लैक मनी को रोकने के लिए उसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, जिससे कि ब्यूरोक्रेसी और कॉर्पोरेट का कोल्यूजन रुके, ब्लैक मनी का कोल्यूजन रुके।
ठीक है। अगला है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हिस्सा होता है। तो CSR की भी बहुत सारी समस्याएं हैं। CSR का समस्या है डुप्लीकेशन ऑफ बिल। इन सारी चीजों को आप इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो इन सब बातों को मिला के आप एक इतने सारी बातों को लेके आवश्यकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ कि द गवर्नमेंट इज विलिंग एंड गवर्नमेंट इज चेंजिंग लॉ टू एक्चुअली मेक द कॉर्पोरेट गवर्नेंस मोर इफेक्टिव, मोर ट्रांसपेरेंट। इसमें लेबर लॉ की भी कुछ समस्याएं हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हाई इनकम टैक्स है इंडिया में, कॉर्पोरेट टैक्स है, उसकी समस्या है। कैपिटल गेन्स टैक्स है, ठीक है, डिविडेंड टैक्सेशन है। कहने का अर्थ ये है कि हमारे लॉज कई बार अलग अलग डिपार्टमेंट से बन के आते हैं तो आपस में उनका कोहेरेंस नहीं होता, जिसके चलते एक तो कॉर्पोरेट को परेशानी होती है और दूसरा कॉर्पोरेट का कॉम्प्लायंस बर्डन बहुत बढ़ जाता है और तीसरा कॉर्पोरेट के लिए लूप होल्स खोजने में आसानी हो जाती है। तो इन सारे पॉइंट्स पे अगर हम विचार करें तो डेफिनेटली कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हम बेटर काम कर सकते हैं। वी नीड टू चेंज द ट्रांसपेरेंसी एंड ऑडिटिंग of the corporate sector itself। कहीं कहीं पे हम लोगों को कैग का भी प्रयोग करना चाहिए, खास तौर से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, या फिर शायद कुछ नया नियम बना के जो देश की बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि जिनका टर्नओवर मान लो कि 50,000 करोड़ ज़्यादा है या जिनके में 50,000 एम्प्लॉयज़ हैं, HDFC बैंक हो गया, खैर बैंकों का तो कैग नहीं करता है एनीवे, तो रिलायंस हो सकता है, टाटा हो सकता है, नो वेदांता ग्रुप हो सकता है। तो जो जो बड़े कंपनियां हैं नो जिनका एक टर्नओवर एक लेवल से ज़्यादा है, उनके ऑडिट के लिए कैग का इस्तेमाल बुरा आइडिया नहीं होगा, बिकॉज दे आर सिस्टेमिकली इम्पोर्टेंट। पब्लिक मनी तो नहीं लगा है लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट तो है, और पब्लिक इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके आधार पे हम ये काम कर सकते हैं। इन सारी बातों को लेके आप डिबेट करो, लिखो पॉइंट वाइज, ये डायमेंशन, ये डायमेंशन, ये डायमेंशन, ये एग्जामिनर को दिखाइए कि आप कितने कॉम्प्रिहेंसिव रूप से सोच सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव रूप से सोच सकते हैं। हम सबको पता है कि क्वेश्चन अचानक से मेंस में आएगा और 100% आप उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को नहीं जानते होंगे, कुछ क्वेश्चन में तो पूरा नहीं जानते होंगे, लेकिन आपका जो सोचने की क्षमता है ना वो तो रिफ्लेक्ट होगी आंसर में कि हाउ लॉजिकल यू आर, हाउ डिस्कर्सिव यू आर, एंड दिस इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन राइट इन दिस क्वेश्चन। ये भी अगेन क्लिशे क्वेश्चन है। हेल्थ में प्राइवेट सेक्टर का रोल बताइए और एजुकेशन में, है ना, हेल्थ और एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर का रोल बताना है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बता देना है, बहुत सिंपल है। 5 पॉइंट पॉजिटिव के खोज लो, 5 पॉइंट नेगेटिव के खोज लो, एंड ओवरऑल पॉजिटिव दिखाना है। तो नेगेटिव के 3 पॉइंट भी हैं तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर क्या कर सकता है इसमें, यू नो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ग्लोबल एक्सपीरियंस, न्यू इन्वेस्टमेंट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस। डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर ये कर सकता है। अब प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव से काम करता है, इसलिए वो उन एरियाज में नहीं जाना चाहता जिन एरियाज में प्रॉफिट रिस्की है या फिर प्रॉफिट देर से आएगा या शुरू का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है और प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट में लैग पीरियड बहुत है। ऐसे सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट को फंड करती है। कई बार पीपीपी प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, कई बार वायबिलिटी गैप फंडिंग VGF आपने सुना होगा,
ठीक है। तो गवर्नमेंट ऐसे जो टफ प्रोजेक्ट्स हैं उनके बैकअप में रहती है प्राइवेट सेक्टर के साथ। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अपने एक्सपीरियंस और एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। दूसरी प्रॉब्लम प्राइवेट सेक्टर की है कि प्राइवेट सेक्टर में अकाउंटेबिलिटी थोड़ी पर्सनल टाइप की होती है। जो मालिक हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर में उसको चला सकते हैं। तो इसको भी थोड़ा देखना होगा। एजुकेशन बिजनेस नहीं है भाई। उन्नी कृष्णन जजमेंट में यही था, मोहिनी गिरी की जजमेंट यही है कि एजुकेशन को बिजनेस नहीं बना सकते। जो प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन में आता है, तो प्राइमरी स्कूल तो लोकल लेवल पे लोग खोलते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वो बिजनेस और प्रॉफिट मोटिव से खोलने की कोशिश होती है। एजुकेशन इज नॉट प्योर बिजनेस, पैसा तो लेना पड़ेगा, लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट you should understand that providing education, educating anyone is like building the nation। और एजुकेशन का अपना कुछ एथिक्स है। सेम हेल्थ सेक्टर में भी है। इन सबके बीच में जो गैप है, उस गैप को फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी एक पॉजिटिव रोल होना चाहिए। वो पॉजिटिव रोल या तो पीपीपी फॉर्म में हो, वो पॉजिटिव रोल या तो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाने के फॉर्म में हो हेल्थ पे और एजुकेशन पे, या वो सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर के साथ उनके ऑडिटिंग में हो, रूल क्लैरिफिकेशन में हो। इन सब सारी चीजों को ध्यान में रख के एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को आगे आने की कोशिश करना चाहिए। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब प्राइवेट सेक्टर की जब हम बात कर रहे हैं, तो सिविल सोसाइटी भी एक लाइन लिख देना है कि हेल्थ और एजुकेशन में जो कॉरपोरेट का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें एनजीओज को अगर सरकार लेके आती है एज द लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी ग्रुप को लेके आती है एज अ लिंक बिटवीन अ प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट, वो एक अच्छी बात है। बिकॉज एनजीओज मेजॉरिटी ऑफ देम आर वर्किंग गुड एनफ, दे डोंट हैव प्रॉफिट मोटिव, और उनका शायद ऑडिटिंग और ट्रांसपेरेंसी छोटे लेवल पे होता है तो बढ़िया से हो सकता है, या फिर उसमें से कई लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं तो दे डू अ वेरी गुड वर्क। एक्चुअली अच्छे लोगों की कमी नहीं है, सभी लोग अच्छे नहीं है, बट अच्छे लोगों की कमी भी नहीं है। तो विद ऑल दीज थिंग, आई मीन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें कैसे होनी है और गैप कैसे खत्म होगा। और देखिए, जब भी ऐसे कोई सवाल आते हैं ना कि हाउ टू फिल द गैप या इसको कैसे ठीक करें, आपका क्या विचार है, तो आप प्रैक्टिकल सोल्यूशन दीजिएगा। इमेजिनरी सोल्यूशन और रिवोल्यूशनरी सोल्यूशन किसी भी चीज़ का नहीं देना है। जो हो सकता है करेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में उतनी ही बात करनी है, बहुत ज्यादा उसमें बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 हैज बीन इफेक्टिव। उत्तर ऐसे क्वेश्चन का हमेशा फिक्स रहता है यस एंड नो बोथ, क्योंकि लॉ ऑफ पार्लियामेंट है। आप ये कैसे बोल देंगे कि पूरा इनइफेक्टिव है? और ये भी हम जानते हैं कि कोई भी लॉ 100% अपना फुलफिल गोल तो नहीं कर सकता, और खास तौर से व्हेन दे आर डीलिंग विद द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज या विमेन और चिल्ड्रन और एससी एसटी और ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये बहुत टफ काम है। तो आपको अगर पता था तो अधिकार अधिनियम की 3-4 बातें उठाइए, उनको लिखिए और उनका इम्पैक्ट लिखते जाइए, और लास्ट में यू हैव टू टेल देम दैट व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम्स। आपको जो पीडीएफ दिया गया है, उस पीडीएफ में सारी चीज़ें होंगी। और गूगल भी कर सकते हैं आप कि चैलेंजेस ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है लार्जली, और इफेक्टिवनेस इसका 60% गुड,
and 40% we need to change so many things into it for better access to such physical disabilities person or mental disabilities person to the equal opportunity clause of article 14, 15, 16, 17 and 18 माने इक्वालिटी वाले आर्टिकल में, क्योंकि इक्वल एक्सेस जब तक नहीं देंगे तब तक इक्वल लिबर्टी उनको अवेलेबल नहीं होगा, और जब तक 14, 16, 15 सही से नहीं मिलेगा 19 नहीं मिलेगा, आर्टिकल 19, और जब तक आर्टिकल 19 किसी को सही से नहीं मिलता है उसका आर्टिकल 21 नहीं मिलेगा लाइफ। तो अगर आप पीडब्ल्यू पर्सन के राइट्स को और उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो यू मस्ट फर्स्ट स्टार्ट विद गिविंग सच पीपल इक्वल एक्सेस to building, school, road, train, jobs, malls, everywhere. Physical access, legal access, opportunity access, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, और उसके बाद बहुत टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, जनरल स्टडीज ही है। तो आप इसको फिर कैसे ये और इफेक्टिव होगा इसके बारे में 2-4 लाइन लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ कंसल्टेंट सिस्टम पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की शासन व्यवस्था में कंसल्टेंट को शामिल किए जाने के लाभ एवं हानि बताइए। एग्जामिन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग कंसल्टेंट्स इनटू इंडियाज गवर्नेंस स्ट्रक्चर। अब कंसल्टेंट आउटसाइडर होता है, गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होता। आउटसाइडर है तो वो प्राइवेट कंपनी हो सकती है, एनजीओ हो सकता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखते हैं लोग। अब इसमें 2-3 प्रॉब्लम है। पहला, लीगल प्रॉब्लम ये है कि यू कैन नॉट टेक कंसल्टेंट्स एज द पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी बिकॉज दैट हैज अ वेरियस पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन लाइक रिजर्वेशन, है ना, बहुत सारे इश्यूज। दूसरा, कंसल्टेंट्स अगर एक्सपर्टीज लेके आते हैं तो ब्यूरोक्रेटिक एक्सपर्टीज से उनका ईगो क्लैश हो सकता है। फिर भी चूंकि सरकार का रोल लगातार बढ़ता जा रहा है तो प्राइवेट कंसल्टेंट रखने की टेंडेंसी भी लगातार बढ़ती चली गई है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, अब आपके पास जो कंटेंट गया होगा उसमें साफ साफ लिखा है कि कंसल्टेंट आने से स्किल डेवलपमेंट है, इंफ्रा है, ये नेचुरली जो जनरल बातें आपके दिमाग में आती हैं उसी के आधार पे ये उत्तर लिख सकते हैं। लेकिन कंसल्टेंट रखने की टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, हमें इन हाउस एक्सपर्टीज डेवलप करना चाहिए। फिर भी कंसल्टेंट अगर इफेक्टिव है यूएनडीपी या अर्नेस्ट एंड यंग या ऐसे कोई ग्लोबल एजेंसी या नेशनल एजेंसी या कोई डेडिकेटेड एक्सपर्ट है इन्वायरमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, सिविल इंजीनियरिंग का, तो उसको, या आईआईटी रुड़की को हम कभी कभी आईआईटी बॉम्बे को गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में कंसल्टेंट नियुक्त कर देते हैं। तो इट्स वेरी गुड आइडिया बिकॉज दे रिप्रेजेंट effectiveness, efficiency and expertise. Expertise, efficiency and effectiveness. जनरली जो सरकारी क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड एरिया में लैक करने लगता है उस चीज को ये कंसल्टेंट पूरा करते हैं, तो इसमें कहीं कोई बहुत दिक्कत नहीं है। आप इसको डेफिनेटली इस बात से लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसको यस या बहुत ज़्यादा नो नहीं बोलना है, एक न्यूट्रल रहते हुए अच्छी बुरी बातें बोल देना है कि गवर्नेंस में इसका क्या अच्छा है क्या है।
कस्टोडियल डेथ की बात हो रही है कि पुलिस थाने में लोग मर जाते हैं। तो भारतीय पुलिस व्यवस्था के प्रति जनसामान्य के विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए किन उपायों की आवश्यकता है? ये पुलिस रिफॉर्म का है। इसमें बड़ा फेमस केस है, डी.के. बासु केस 1990s का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कस्टोडियल डेथ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए कस्टडी में कैसे रखा जाए किसी कैदी को, इसके ऊपर लंबा चौड़ा जजमेंट दिया था। देन मथुरा रेप केस भी इसमें बड़ा फेमस है कि एक महिला को कस्टडी में कैसे पुलिस थाने में रखा जाए, क्या क्या प्रिकॉशन लिया जाए, इसके ऊपर बड़ा केस है। सुनील बत्रा केस 1900 जो हमारा 90 का है, 80 का, वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, जिसमें ह्यूमन राइट्स कस्टडी में आए व्यक्तियों का, जेल में गिरफ्तार किए गए या पुलिस थाने में रखे गए व्यक्तियों के ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है, और 3rd डिग्री टॉर्चर या आइसोलेशन में रखने को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता है। बट पॉइंट यहाँ पे है कि इसको ठीक कैसे करेंगे। ये तो हमने 1-2 पैराग्राफ में लिख दिया कि देखो सर, समस्या तो है, समस्या बड़ी है। हाल ही में तमिलनाडु में बड़ा केस हुआ है कस्टोडियल डेथ का, वहां के हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। तो अब इसको ठीक कैसे करेंगे? तो मैटर इज ऑफ पुलिस रिफॉर्म। तो पुलिस रिफॉर्म पे जाएंगे तो उसमें भी 1-2 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, प्रकाश सिंह केस है, ठीक है। फिर पुलिस का रिफॉर्म्स पे कितनी कमेटी है, जूलियस रिबेरो से लेके बाकी बहुत सारे, जूलियस रिबेरो से लेके और भी बहुत सारे आयोग बने हैं पुलिस रिफॉर्म पे, उनके बारे में कुछ 1-2 बातें लिख दीजिए। और अगला जो पॉइंट है इसका वो ये है कि कई जगह की पुलिस ने खुद ही रिफॉर्म किया है कि ये कैसे ठीक होगा और कैसे नहीं होगा, कैसे ठीक होगा और कैसे नहीं होगा। जैसे कि कैसे ठीक किया है, कम्युनिटी पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट। अब कम्युनिटी पुलिसिंग पे आप एक बार लिखिए कि जनता से पुलिस का आपसी ट्रस्ट बढ़ाने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। इसके लिए किसी भी लीगल रिफॉर्म की जरूरत नहीं है, बड़ी चीज की जरूरत नहीं है। आप डिपार्टमेंटल लेवल पे चेंजेस करके कम्युनिटी पुलिसिंग को लागू कर सकते हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग को। और किसी भी व्यक्ति के अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना जरूरी है, और उत्तरदायी व्यक्ति वही बन सकता है जो कैपेबल हो। जैसे कि मैं टीचर हूं, मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं कैसे और अच्छा करूं, बच्चों से मेरा ट्रस्ट बढ़े। तो ट्रस्ट बढ़ने के लिए आपको मेरी अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, इन द सेंस कि सर आप बात करो बच्चों, देखो उनको क्या क्या दिक्कत आती है। लेकिन अगर मैं कैपेबल ही नहीं हूं तो आप मेरी अकाउंटेबिलिटी बढ़ा कैसे दोगे, आप ये बताओ। तो अगर मैं नॉलेज वाइज ठीक हूं, मुझे आता है ठीक ठाक समझ में चीजें, ताकि मैं आपके लेवल पे डील कर पाऊं, तब तो मैं अकाउंटेबल हो सकता हूं। उसी तरीके से सरकारी किसी भी डिपार्टमेंट में जब हम अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने की बात करते हैं, उसके पहले आपको लिखना है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाना है, स्किल लेवल बढ़ाना है, लीगल नॉलेज बढ़ाना है, एटीट्यूड बदलना है, तब जाके ये सारी चीजें ठीक होंगी। आप इन सारी चीजों का प्रयोग करके, एक आध सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, एक आध कमीशन कमेटी, है ना, पुलिस का काम, उसके चैलेंजेस, कम्युनिटी पुलिसिंग, कस्टोडियल डेथ में क्या क्या रूल्स हैं और कैसे ये पनिशेबल होना चाहिए, इन सब बातों को लिख के आप एक अच्छा आंसर इसका क्रिएट कर सकते हैं। भारत में सूचना का प्रसार ने, हाउ द डेटा डिसेमिनेशन हेल्प्ड इन इनहैंसिंग पॉलिसी मेकिंग एंड गुड गवर्नेंस, पॉलिसी मेकिंग एंड गुड गवर्नेंस, ठीक है। ये कैसे चेंज हुआ है पॉलिसी मेकिंग एंड गुड गवर्नेंस से ये? तो ये डेटा बेस्ड है, डेटा एनालिटिक्स का जो पूरा का पूरा नया सिस्टम हमारे देश में शुरू हुआ है,
उसके ऊपर ये प्रश्न है। अब आपके पास जो पीडीएफ गया है, अगर आप उसको देखेंगे, ठीक है, तो उसमें डेटा एनालिटिक्स का इसमें काफी कुछ डेटा डिसेमिनेशन के बारे में दिया गया है, ठीक है। 3-4 बातें हैं। देखो, डेटा की बात हमने की थी कब? राइट टू प्राइवेसी, पहले क्वेश्चन में डेटा की बात की थी, डिजिटल पर्सनल डेटा। डेटा की बात हुई है जनगणना और जाति जनगणना में, इसी पेपर में, ये सब डेटा है। उसके अलावा डेटा सरकार हासिल करती है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NFHS, ठीक है। उसके अलावा सरकार जो एम्प्लॉयमेंट राउंड के सर्वे कराती है, उससे डेटा हासिल करती है। इसके अलावा सरकार जो प्राइवेट कंसल्टेंट ग्रुप है, जैसे अर्नेस्ट एंड यंग, या इंटरनेशनल बॉडीज है UNDP, उनसे डेटा लेती है। इन सारा डेटा ड्रिवन ही गवर्नेंस होता है, हमेशा से था, आज भी है। लेकिन आज का जो मैसिवनेस ऑफ डेटा है, प्रिसीजन ऑफ डेटा है, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, ये सारा एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया है। तो सरकार का डेटा मैसिव हो गया है और इंस्टेंटेनियस चाहिए सबको। इसके लिए सरकार ने डेटा गवर्नेंस के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं, ठीक है, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं। जैसे नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म एक स्कीम ही है जिसमें सारे सरकारी अधिकारियों को या कंसर्न्ड एजेंसीज को सभी सरकारी डेटा, नरेगा का हो या ये हो वो ऑनलाइन अवेलेबल कराया जाता है। ऐसे बहुत सारे डेटा आधार में है, बहुत सारा डेटा इलेक्शन कमीशन के पास है, बहुत सारा डेटा पैन कार्ड के पास है, जो होल्डर है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इस तरीके से बैंकों के पास है क्रेडिट कार्ड डेटा। हमें डेटा इंटीग्रेशन कई बार करना पड़ता है, और डेटा जब भी होता है तो डेटा का इंटेग्रिटी मेंटेन होना चाहिए, करप्ट ना हो, रिवील ना हो, थेफ्ट ना हो, हैक ना हो। इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। तो डेटा गवर्नेंस हैज चेंज्ड द एंटायर गवर्नेंस स्ट्रक्चर, पॉलिसी मेकिंग, साइबर सिक्योरिटी, national international security, totally. In fact, international trade, free trade, they are also driven or concerned with the data governance of the country. जैसे इंडिया ने बोल दिया कि भाई सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कि गूगल अपना सर्वर इंडिया में एक रखेगी, तो सबको दिक्कत हो गया। तो डेटा ड्रिवन पॉलिसी कैसे होगा? तो डेटा के साथ डेटा रखना भी है, अलमारी चाहिए, वो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क हो, सर्वर हो, या कोई रजिस्टर हो। सो ऑल दीज थिंग्स, नो, ये आसान नहीं है, नो, फिर भी आपको लिखना है कि कैसे डेटा होता है। तो इंदिरा आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, नरेगा, मातृवंदना योजना, ये सारी बातें थोड़ी बढ़िया से चल सकती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हाउ कैन न्यूट्रिशनल एंड फूड सिक्योरिटी पेव द वे फॉर गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग? बहुत कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, ये आप सबने अच्छे से लिखा होगा कि खाना पीना क्यों जरूरी है हेल्थ के लिए, और इसको ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो ऑफ कोर्स आप मैल न्यूट्रिशन, फूड, डिजीज, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सब का डेटा दिखाते हुए, स्कीम लिखते हुए इन सारी बातों को प्रूव कर दिए होंगे। इसमें ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेट्स नॉट गो इनटू दिस, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द गवर्नेंस एंड ऑफ द पेपर 2।